चलिए, तो वर्क एनर्जी पावर का एक नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। अब हमें पता ही है सिंपल सी बात कि अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे या एक्सटेंड करोगे तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाता है। जैसे ही आप अपना फोर्स हटा दोगे स्प्रिंग विल बाउंस बैक। ज़िंदगी भी ऐसी ही होनी चाहिए। सिचुएशन आपको कितना भी दबाए, आपको सारी एनर्जी को स्टोर करते रहना है और जब आपको मौका मिला ना देन बाउंस बैक। राइट, जितना लिया है वो सब कुछ देना सीखो वापस। ठीक है, चलिए अब मुद्दे पे आते हैं वापस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग के ऊपर। तो स्प्रिंग का जो फोर्स होगा दैट इज द रिस्टोरिंग फोर्स। द स्प्रिंग फोर्स इज द एग्जांपल ऑफ द वेरिएबल कंजर्वेटिव फोर्स। वेरिएबल कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये है कि वो अलग अलग कंप्रेशन या एक्सपांशन के लिए वेरी भी करेगा, और कंजर्वेटिव है मतलब उसका जो वर्क डन है वो इनिशियल एंड फाइनल लेंथ के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि स्प्रिंग का जो फोर्स है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल एंड कंजर्वेटिव फोर्स। राइट, चलिए अब यहां पे लिखेंगे कि हुक्स लॉ क्या कहता है। तो हुक्स लॉ ऐसा कहता है कि स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा ना, स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा विच इज रिटन एज एफएस, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना कंप्रेस कर रहे हो स्प्रिंग को या कितना एक्सपांड कर रहे हो स्प्रिंग को। राइट, एंड दैट इज ऑल्सो इन अपोजिट डायरेक्शन। सिंपल सी बात है, अगर आप स्प्रिंग को खींचोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स ट्राई करेगा उसको वापस कंप्रेस करने का। अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स वापस कोशिश करेगा उसको एक्सटेंड करने का। राइट, ओके, चलिए तो यहां पे हम लिखेंगे कि जो स्प्रिंग फोर्स है इट इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं इसको। चलिए, लेट्स से एक स्प्रिंग है इस तरह से और एक ब्लॉक है, उसके साथ अटैच किया है ब्लॉक को, एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अभी ना इसको खींचा है ना इसको कंप्रेस किया है, तो दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेट्स से इट इज x इक्वल टू 0। इसको मैं नीचे तक खींच लूंगा ऐसे। नाउ सी, नाउ इन द फर्स्ट केस लेट्स से वी आर एक्सटेंडिंग द स्प्रिंग। हमने स्प्रिंग को एक्सपांड किया। कितना एक्सपांड किया हमने स्प्रिंग को? x जितना एक्सपांड किया। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप स्प्रिंग को एक्सपांड करोगे तो स्प्रिंग वापस कंप्रेस होने की कोशिश करेगी, तो रिस्टोरिंग फोर्स आपका इस तरफ लगना है, इस तरफ लग रहा है, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स कैसा होगा? नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट आपका इस तरफ था, डिस्प्लेसमेंट कैसा था बच्चों? पॉजिटिव था, तो रिस्टोरिंग फोर्स कैसा आया? नेगेटिव आया। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया लाइक दिस, आपने डिस्प्लेसमेंट इस तरफ किया नेगेटिव डायरेक्शन में, ऐसा किया ना डिस्प्लेसमेंट। राइट, मतलब आपने स्प्रिंग को इस तरफ लिया, मतलब आपका जो x है वो नेगेटिव है, तो रिस्टोरिंग फोर्स कोशिश करेगा वापस स्प्रिंग को लंबा करने की, तो रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ लगेगा उसका वापस, Fs इस तरफ लग रहा है मतलब पॉजिटिव। तो एक बात आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा, रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। राइट, चलिए बच्चों अब बात करेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पे। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है दैट इज k, एंड दिस k इज कॉल्ड एज फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। क्या कहते हैं? k को हम फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, और फोर्स कांस्टेंट k कितना होगा बच्चों? सिंपल सा देखो, दैट इज F बाई x। राइट, दैट इज फोर्स रिक्वायर पर यूनिट लेंथ ऑफ चेंज ऑफ द स्प्रिंग। अगर आपको स्प्रिंग की लेंथ में यूनिट जितना चेंज करना है तो आपको कितना फोर्स देना पड़ेगा, उसे कहते हैं फोर्स कांस्टेंट। तो फोर्स कांस्टेंट इज फोर्स रिक्वायर फॉर यूनिट चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। चलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा भाई? न्यूटन पर मीटर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? बहुत सिंपल सी बात है, इसका यूनिट हो जाता है आपका न्यूटन पर मीटर जितना। वेरी सिंपल। चलिए आगे समझते हैं बच्चों इसको। अगर k का वैल्यू स्मॉल हुआ ना तो वी कैन से स्प्रिंग कैसा है? सॉफ्ट है, मतलब उसको इजीली आप खींच सकते हो या कंप्रेस कर सकते हो। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट लार्ज हुआ तो इसका मतलब स्प्रिंग जो है ना वो बहुत ही स्टिफ है, उसको आप इतना इजीली कंप्रेस या एक्सपांड नहीं कर सकते हो। ओके, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे आपको सिखा दूंगा, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ द स्प्रिंग। ओके, तो अगर सीरीज कनेक्शन है स्प्रिंग का, तो ये एक स्प्रिंग है आपका,
स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, उसके नीचे एक दूसरा स्प्रिंग लगा दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट आपका K2 है, उसके नीचे सीरीज़ में एक तीसरा स्प्रिंग लगा दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट K3 है। तो जब आप बहुत सारे स्प्रिंग को सीरीज़ में कनेक्ट करो ना बच्चों, तो उसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आपको इस फॉर्मूला से मिलेगा 1/K = 1/K1 + 1/K2 + 1/K3। इस फॉर्मूला से आपको इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट मिलता है व्हेन द स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, राइट। और यहाँ पे आपका कुछ मास है, ओके। अब सीरीज जो है ना वो आपको एक और तरीके से भी दे सकते हैं, जैसे कि समझ लो ये भी एक स्प्रिंग आपका यहाँ पर है जिसका कांस्टेंट K1 है, इधर भी फिक्स है, राइट। आपको ऑब्जेक्ट बीच में लगाया हुआ है और यहाँ पर एक दूसरा स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट K2 है। आई होप यू कैन सी इट। दो स्प्रिंग है अभी भी, एक ऐसे है और दूसरा नीचे, ऑब्जेक्ट बीच में है, तो ये भी सीरीज कनेक्शन ही कहा जाता है। ये भी कौन सा कनेक्शन है, सॉरी, दिस इज द केस ऑफ द पैरेलल कनेक्शन। वेट अ सेकंड, ये थोड़ा सा मैं भावनाओं में बह गया। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन ऑफ द स्प्रिंग का मतलब होता है कि एक एंड जो है वो फिक्स है और दूसरे एंड पे कोई मास लगाया हुआ है, राइट। तो जब आपके बहुत सारे स्प्रिंग ऐसे पैरेलल में दिखे तो उसके लिए इक्विवेलेंट कांस्टेंट आपको प्लस कर देना है, राइट, ओके। और यहाँ पे आपको इस तरह से भी दिया हो सकता है कि ये आपका ब्लॉक है, एक स्प्रिंग ऐसे ऊपर है, एक स्प्रिंग नीचे है। देख लीजिए दोनों स्प्रिंग का एक एक एंड फिक्स है, एक एक एंड मास के साथ है, सेम टू सेम दिस, एक एंड फिक्स एक एंड मास के साथ। तो ये भी पैरेलल ही कनेक्शन में कहा जाता है। तो इसके लिए भी आपका जो K है ना वो आपको सीधा प्लस ही करना है, K1 + K2। इसके बारे में आगे कोई न्यूमेरिकल आएंगे तो सॉल्व करेंगे, बट ये आपको फॉर्मूलाज याद रखना है, बहुत बेसिक है। सीरीज कनेक्शन में 1/K करेंगे बिकॉज सीरीज में जब स्प्रिंग को कनेक्ट करोगे ना तो स्प्रिंग कांस्टेंट कम हो जाता है, क्योंकि जो सबसे सॉफ्ट होगा वो तो पहले ही एक्सपांड हो जाएगा, राइट। बहुत हार्ड भले कोई कितना भी स्टीफ हो फर्क नहीं पड़ता है, जो सबसे सॉफ्ट होगा वो तो ईजिली एक्सपांड हो जाने वाला है, तो यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट कम हो जाता है। बट पैरेलल में क्या होगा, जब तक सारे के सारे एक्सपांड नहीं होंगे तब तक कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। मतलब यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट प्लस कर देना है आपको। चलिए बच्चों, मुद्दे पे आपको वापस ले आता हूँ। मुझे लाना था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। अभी तक हमने खाली स्प्रिंग के फोर्स के बारे में डिस्कशन किया है, राइट। अब एक हम स्प्रिंग के फोर्स का एक ग्राफ बनाए, लेट्स से इट इज एक्स एंड इट इज योर फोर्स एक्सिस। तो एक बात तो समझ लो, ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं या दोनों नेगेटिव होते हैं, बट स्प्रिंग फोर्स तो अपोजिट है साइन में, राइट। मतलब आपका जो ग्राफ है वो ऐसे जाएगा, ओके। आप देख सकते हो अगर फोर्स पॉजिटिव है तो एक्स नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट, अगर एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स आपका नेगेटिव है। तो ये बना आपका फोर्स का लाइन, दैट इज एफ इज प्रोपोर्शनल टू द -x। ओ भाई सर पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर है सर, क्या कर रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी लाओ ना, जो लिखा है वो ला देंगे, बट पहले बेसिक तो समझ लो स्प्रिंग फोर्स क्या है। जब तक स्प्रिंग फोर्स नहीं समझोगे तब तक पोटेंशियल एनर्जी रट्टा मार के क्या मतलब है, ठीक है ना। तो चलिए ये पूरा बोर्ड तो स्प्रिंग फोर्स के लिए कुर्बान हो गया। अगला बोर्ड आएगा जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी होने वाला है। चलिए कॉपी करिए क्विकली इसको। चलिए अब आ जाइए बच्चों वर्क डन के ऊपर, ओके। और पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा, तो अगर मान लीजिए कि आपको अगर स्प्रिंग को 0 से लेके xm तक अगर आपको स्प्रिंग को एक्सटेंड करना है या फिर कंप्रेस करना है तो वर्क होगा, राइट। तो देखते हैं कितना होगा वो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू एक्सपांड द स्प्रिंग फ्रॉम x = 0 to x = xm, राइट। इतना अगर आपको एक्सपांड करना है तो ये स्प्रिंग का फोर्स आपको इतना इजीली अलाउ तो करने वाला नहीं है। स्प्रिंग का फोर्स जो है वो लड़ेगा आपके सामने, है ना। अगर आप खींचने की कोशिश करोगे तो वो अपोजिट एंड पे मेहनत कराएगा आपके पास, कोई बात नहीं। तो हम लिखेंगे कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। चलिए अब तो आप इस चैप्टर में बहुत आगे बढ़ चुके हो, आपको पता ही होगा वर्क डन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ FD। मैंने इंटीग्रेशन क्यों यूज़ किया, इंटीग्रेशन तब यूज़ करते हैं व्हेन द फोर्स इज़ वेरिएबल, और यहाँ भी आपका फोर्स कैसा है, वेरिएबल है। फोर्स इज इक्वल टू -kx, मतलब फोर्स तो x के साथ वेरी हो रहा है, इसलिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके xm तक। चलिए फोर्स का फॉर्मूला ये रहा -kx इंटू dx। आप -kx को बाहर निकाल लो, ओके, -k को बाहर निकाल लो, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² / 2। कहाँ से कहाँ बच्चा लोग, 0 से xm तक,
अपर लिमिट रखोगे xm²/2, लोअर लिमिट इज 0, लिखना नहीं है उसको। चलो, तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो इतना वर्क करेगा, स्प्रिंग फोर्स जो है वो इतना वर्क करने वाला है। देखो बच्चों कितना वर्क है ये, -kxm²/2। ये m क्या है ओ भाई, ये m कोई मास वास नहीं है, तो नोटेशन है, हाँ नोटेशन है ये खाली xm, राइट। अब जितना वर्क किया है स्प्रिंग फोर्स ने, उतना वर्क कहाँ जाएगा, ये गायब थोड़ी हो जाएगा। उतना वर्क जो है ना वो स्प्रिंग के अंदर ही स्टोर हो जाएगा। उतना वर्क क्या होगा, स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगा। जैसे ही आपने छोड़ा ना, it will bounce back, right? So this much amount of work will be stored in form of potential energy. So you can write this work done against the spring force will store in form of potential energy in string. This will store in form of the potential energy in the string, नहीं भाई spring, ओ भाई spring लिखो, spring। चलो ठीक है, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, तो स्प्रिंग फोर्स इतना वर्क कर रहा है माइनस में, तो आपको अगर स्प्रिंग को खींचना है तो आपको इतना ही वर्क प्लस में करना पड़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स आपको अपोज करेगा इतनी ताकत से, इतना नेगेटिव वर्क स्प्रिंग करेगा। अगर आपको खींचना है तो आपको भी इतना ही पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, और आपने जो वर्क किया वो स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगा, दैट इज +12kx²। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर इतना पोटेंशियल एनर्जी होता है बच्चों, ½ kx²। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ नया बताता हूँ। ये जो है ना आपको -12kxm², इट इज़ नन अदर देन बट -fx है। सर क्या सर, वापस बताऊं, देखो -12, आई कैन राइट दिस एस, हाँ बोलो, लिख सकते हो ना, ये -12 ये रहा, -kxm² था ये रहा, तो ये और कुछ नहीं है, फोर्स है आपका -kx, राइट। तो ये तो हो गया f × x का आधा, मतलब ये और कुछ नहीं है, आपका जो एरिया था ना fx का, उस एरिया के अंदर जो, उस ग्राफ के अंदर जो एरिया बनेगा ना, that is this work done. तो work done is area under fs versus x graph. This is this area under this graph. This is the work done by the spring force. क्योंकि एक साइड आपका कौन सा है बच्चों, ये साइड आपका फोर्स है ना, ये साइड आपका फोर्स है और ये साइड आपका x है। तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड दैट इज व्हाट, दैट एरिया इज इक्वल टू वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, राइट। तो स्प्रिंग फोर्स जो वर्क करेगा दैट इज एरिया अंडर द फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वेरी सिंपल। तो ये फॉर्मूला दिमाग में उतार लेना आप सब लोग, राइट, कि स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी होता है मेरे मुन्ना लोग ½ kx² जितना। चलिए कॉपी करेंगे फटाफट। नाउ लेट्स सी दैट हाउ दिस स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव तभी हो सकता है जब उसका वर्क डन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इफ़ द स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड फ्रॉम xi टू xf, अगर आप स्प्रिंग को xi से लेके xf तक एक्सटेंड करना चाहते हो तो यू कैन राइट वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिखूंगा बच्चों जो यहाँ पे लिखा था सेम टू सेम, यही स्टेप हम करेंगे। यहाँ तक आ जाएंगे -kx²/2। अब अपर लिमिट आपका xf है और लोअर लिमिट आपका xi है, तो मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा, मैंने सीधा यहाँ से ही इसको ले लिया है। दैट इज़ -12 kxf² प्लस हो जाएगा आपका, चलिए ऐसे ही रखते हैं इसको, देन लोअर लिमिट k/2 xi², दैट इज़ k/2 xi², ब्रैकेट ओपन करो, ये हो जाएगा आपका माइनस, राइट। तो आप ये देख सकते हो बच्चों के ये जो वर्क डन है ना वो खाली इनिशियल एंड फाइनल के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, और ये किसके लिए होता है, दिस इज ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि जो आपका स्प्रिंग फोर्स है वो कैसा है, नेचर में कंजर्वेटिव है, राइट। तो वी कैन यूज दैट द स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। स्प्रिंग फोर्स कैसा है, नेचर में कंजर्वेटिव है, बिकॉज वर्क डन ओनली डिपेंड्स ऑन xi and xf,
right? And you can write this also, work done by the spring force is half kx square is initial potential energy minus फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे भी हर एक पोटेंशियल एनर्जी में ऐसा ही होता है ना, इनिशियल कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, स्टोर एनर्जी, थोड़ा बहुत वर्क करेगा तो स्टोर एनर्जी डाउन हो जाएगा, राइट? तो ये हर एक पोटेंशियल एनर्जी के लिए अप्लाई होता है। ओके चलिए, सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग की हम बात कर रहे थे, एंड वी हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, that potential energy of the spring is equal to half into kx square, जहाँ पे हमने ये k को कहा था फोर्स का कांस्टेंट, k को हमने क्या कहा था भाई, k को हमने कहा था फोर्स कांस्टेंट, राइट? ओके, एंड वी हैव आल्सो सीन दैट कि यहाँ पे आपका जो स्प्रिंग का फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है भाई, या जो इलास्टिक फोर्स होता है ऑफ स्प्रिंग, तो हमने ऐसा देखा था कि इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग जो है दैट इज directly proportional to the elongation or compression of the spring, and in opposite direction we have seen this formula F equal to minus kx। और spring force जो work करता है, spring force जो work करता है, that work is only depending on initial and final length of the spring, right? That is what we have seen, and the work done by the spring force, work done by spring force only depends on, it only depends on initial and final state of spring, right? तो इसीलिए राइट आपका जो स्प्रिंग फोर्स है वो किस केस में आएगा, स्प्रिंग फोर्स इज इन द केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, बिकॉज कंजर्वेटिव वही फोर्स होता है जिस फोर्स फील्ड के अंदर या जिस फोर्स का वर्क डन खाली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो स्प्रिंग के अंदर भी जो वर्क है, स्प्रिंग को इलोंगेट करने के लिए जो वर्क है वो वर्क खाली इनिशियल एंड फाइनल लेंथ पे ही डिपेंड करेगा, इसीलिए जो स्प्रिंग फोर्स है वो भी कैसा है, नेचर में कंजर्वेटिव है। स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, एंड वेन एवर देर इज एनी कंजर्वेटिव फोर्स, चलिए जब भी कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है बच्चों तो उसके लिए आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर सकते हो, राइट? जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, राइट? सो हैंस वी कैन यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वी कैन यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये आप यूज कर सकते हो, राइट? मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन, मैकेनिकल में दो एनर्जी आता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। सो कंजर्वेशन का मतलब है चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, और यू कैन राइट इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, right? Initial kinetic plus potential is equal to final kinetic plus potential, that is law of conservation of the mechanical energy। तो मैं स्प्रिंग के लिए जो एनर्जी है उसका एक छोटा सा ग्राफ बनाना चाहता हूँ, ओके? लेट मी प्लॉट द ग्राफ। सो वी विल प्लॉट द ग्राफ ऑफ, से वी विल प्लॉट द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एनर्जी, okay? This is the displacement x, you can also call it as the elongation or compression of the spring versus energy, okay? This is the midpoint, x equal to 0, these are the extreme point, plus xm and minus xm। स्प्रिंग जब ऑसिलेट करेगा, राइट, तो देयर विल बी सम मैक्सिमम एंड मिनिमम लेंथ जिसके बीच में वो ऑसिलेट करता रहेगा। दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट? नाउ इफ यू यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हियर, सो बहुत सिंपल सी बात है, व्हेन द स्प्रिंग इज एट द एक्सट्रीम एंड the potential energy is maximum, because potential energy has the formula half kx square. So if this x is maximum, definitely potential energy is maximum. So here at this point potential energy is maximum, that is half kxm square. So definitely as the potential energy is maximum, kinetic energy has to be zero, right? Because spring जो है जब एकदम elongate हो जाएगा तो end point पे जाएगा, तो at that moment velocity will become zero, और फिर वहाँ से वापस वो रिटर्न आएगा, राइट? तो हियर द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0, राइट? तो आई विल यूज टू मार्कर्स, ओके? ब्लैक इज फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, ब्लू इज फॉर द काइनेटिक एनर्जी। तो एट दिस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, राइट? एंड द काइनेटिक एनर्जी इज 0, दिस इज द पॉइंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
दिस इज द पॉइंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. नाउ व्हेन द स्प्रिंग कम्स टू द इक्विलिब्रियम स्टेट, जब स्प्रिंग ऑसिलेट करते करते इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा तो वहां पे उसका x जीरो है. एज द x इज जीरो, पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर है. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा. इफ द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो तो एनर्जी गई कहाँ, तो डेफिनेटली वो जो एनर्जी है वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया होगा, राइट. तो यहाँ पे जितना एनर्जी है वो सारा काइनेटिक में आ चुका है. नाउ द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम विच इज हाफ mv स्क्वायर एंड वेयर द वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम. सो व्हेन इट इज एट द मिड पॉइंट, when the block or when the spring is at the equilibrium position, right, or you can say at a mean length, तो मीन लेंथ के ऊपर उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगा. तो यहाँ पे आपका जो ब्लैक डॉट है वो जीरो हो जाएगा और जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाएगा. देखो, राइट. अगेन आप दूसरी तरफ के एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर आ जाओगे तो वापस आपका x मैक्सिमम हो चुका है. तो अगेन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम बट द काइनेटिक एनर्जी विल अगेन बिकम जीरो. तो दूसरे एक्सट्रीम एंड पे जब जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, फिर वापस वो रिटर्न आएगा, राइट. तो अगेन द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, ब्लैक डॉट गया मैक्सिमम के ऊपर, ब्लू डॉट आ जाएगा जीरो के ऊपर. नाउ हाउ कैन आई ड्रॉ दिस ग्राफ, क्या मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ कि कर्व ड्रॉ करूँ. तो आई विल ड्रॉ द कर्व बिकॉज इट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू x डायरेक्टली. Potential energy is proportional to x square, and whenever there is a square it follows the parabolic curve. So potential energy will varies like this. This is how the potential energy varies. Same as way kinetic energy will varies like this. Okay, so this is the graph of potential energy U. This is the graph of kinetic energy K. Now we know that from the law of conservation of energy, from the law of conservation of the energy, total energy will remain constant. So total energy will remain constant. This is the total mechanical energy जो change होने वाला नहीं है. Total mechanical energy जो है आपका E equal to kinetic plus potential, that total mechanical energy will remain constant. राइट, मतलब काइनेटिक एंड पोटेंशियल एक दूसरे में इंटरचेंज होता रहेगा बट टोटल मैकेनिकल एनर्जी बदलता नहीं है. टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम रहता है. तो दिस इज हाउ द एनर्जी ऑफ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और यू कैन से स्प्रिंग वेरीज, राइट. चलिए इसको कॉपी करिए क्विकली, फिर आगे डिस्कशन करते हैं. सो अगर आपको फाइंड करना है कि किसी इंटरमीडिएट पॉइंट के ऊपर, ये तो हमने एक्सट्रीम पॉइंट और मीन पॉइंट की बात की, किसी इंटरमीडिएट पॉइंट के ऊपर उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा, उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगा. तो वी कैन राइट हियर एट एनी इंटरमीडिएट पॉइंट, एट एनी इंटरमीडिएट पॉइंट यू कैन राइट, उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, राइट. ओके, और वो जो सम होगा दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एनी ऑफ द एंड. तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एंड पे कितना है बच्चों, इन दोनों को प्लस करो. एंड पे टोटल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट. तो एट सम इंटरमीडिएट पॉइंट लेट्स से काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू दिस हाफ के xm स्क्वायर. तो इस तरह से आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करके अलग अलग पॉइंट के ऊपर स्प्रिंग का या जो मास ऑसिलेट हो रहा है उसका वेलोसिटी निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस सिंपल रिलेशन. आपको एनर्जी कंजर्व करना है, किसी भी पॉइंट के ऊपर काइनेटिक और पोटेंशियल का जो सम है वो एक्सट्रीम एंड के ऊपर काइनेटिक पोटेंशियल के सम जितना रहने वाला है. टोटल एनर्जी कहीं नहीं जा रही बिकॉज स्प्रिंग का फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है, ठीक है ना. चलिए अब इसके बाद करेंगे इससे जुड़ा हुआ एक न्यूमेरिकल. चलिए आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 6.8 करेंगे हम. और 6.8 नंबर क्वेश्चन, कोई और न्यूमेरिकल बाकी नहीं है ना, नहीं. चलिए 6.8 क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि टू स्टिम्युलेट कार एक्सीडेंट्स, ऑटो मैन्युफैक्चरर स्टडी द कोलिशन ऑफ द मूविंग कार विथ अ माउंटेड स्प्रिंग ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स. कंसिडर अ टिपिकल स्टिम्युलेशन with a car of mass 1000 kg moving with a speed of 18 km per hour on a smooth road and colliding with a horizontally mounted spring of the spring constant 6.25 into 10 power 3 Newton per meter. What is the maximum compression of the spring? चलो कोई नहीं है. So let's say there is a spring mounted here and to stimulate the car accident, एक कार को टकराया जा रहा है इस स्प्रिंग के साथ. द कार हैज़ द मास ऑफ 1000 kg
and the car is moving with a velocity of 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। दिस स्प्रिंग इसके साथ ये टकराने वाला है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दे दिया है k इक्वल टू 6.25 इंटू 10³ न्यूटन पर मीटर। नाउ व्हाट यू वांट टू फाइंड इज, यू वांट टू फाइंड व्हाट इज गोइंग टू बी द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। आपको ये फाइंड करना है कि स्प्रिंग कितना दबेगा जब ये गाड़ी टकरा जाएगा तब। सो यू वांट टू फाइंड कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। ओके, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है बच्चों, ये छोटी छोटी बातें बहुत ही काम की हैं कि जो रोड है ना वो स्मूथ है। स्मूथ है मतलब फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन हियर, राइट। तो यहाँ पे खाली एक ही फोर्स है जो पिक्चर में आएगा, एंड दैट फोर्स इज द स्प्रिंग फोर्स ओनली, बिकॉज फ्रिक्शन तो है नहीं। एंड वी नो दैट स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, एंड फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स वी कैन यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि इसके बाद ही जस्ट न्यूमेरिकल दिया है जहाँ पे इसी रोड के ऊपर यही एक्सपेरिमेंट है बट फ्रिक्शन है। तो क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा जो कंजर्वेटिव नहीं होता है, तो उस केस के अंदर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज नहीं कर सकते हो। बताऊंगा वो न्यूमेरिकल जब आएगा। तो चल यहाँ पे हम लिखते हैं कि एज फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट, ओनली स्प्रिंग फोर्स is acting, only spring force is acting, which is conservating in nature, which is conservative in nature. You have to mention this statement. Hence total mechanical energy is conserved, total mechanical energy is conserved, राइट। तो चलिए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी में दो चीज़ें आता है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। स्टार्टिंग में इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, राइट। जब ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा तब इसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, बिकॉज कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे, कंजर्वेटिव फोर्स है ना, तो कुछ भी लॉस नहीं होने वाला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंप्रेस्ड स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द compressed spring। चलिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताइए, हाफ mv² and the potential energy of the spring is half kx²। you want to find this x, half will be cancelled, mass of the spring is 1000, velocity is in kilometer per hour, you convert this is 5 meter per second, okay। so this is 5², spring constant is given which is 6.25 into 10³ into x², 10³ will be cancelled with this 1000, बचा यहाँ पे आपके पास 5² by 6.25, दिस इज 5² is 24 डिवाइड बाई 6.25 is x²। चलिए आ जाइए, मेरा सुपर हथियार कहाँ पर है, कैल्सी मेरी आ गई। चलिए 25 बाई 6.25 कितना आएगा ये, 4 इज इक्वल टू x², तो x इज इक्वल टू 2 मीटर। तो यहाँ पे आपका स्प्रिंग जो है वो 2 मीटर जितना कंप्रेस होने वाला है। कितना कंप्रेस होगा भाई, स्प्रिंग इज कंप्रेस बाय 2 मीटर। तो वी हैव सिंपली यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिकॉज फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, राइट। तो दिस इज द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, राइट। चलिए, अब यहाँ पे आपको कंजर्वेटिव फोर्स के साथ जुड़े हुए 2-3 लॉजिक दिए हुए हैं, ओके। कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसकी कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, इंफॉर्मेशन ऑन द टाइम इज एब्सेंट फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन। तो यहाँ पे ये जो आपने न्यूमेरिकल गिना ना, इस न्यूमेरिकल में आपको ये नहीं पता है कि ये स्प्रिंग कितने टाइम में कॉम्प्रेस होगा, राइट। स्प्रिंग कितने टाइम में कॉम्प्रेस होगा वो आपको नहीं पता है, वो भी आप पता कर सकते हो बाय यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के अंदर आप लिखोगे टाइम ऑफ कंप्रेशन इज नॉट नोन, टाइम ऑफ कंप्रेशन इज नॉट नोन। सेकंड, सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं जिनका वर्क डन डिपेंड करता है रास्ते के ऊपर, राइट। सो नॉट ऑल द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। जैसे कि फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है, फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव बिकॉज फ्रिक्शन में तो कौन से रास्ते से आप जा रहे हो उस पर डिपेंड करता है वर्क डन, राइट। थर्ड,
वेन एवर देर इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो आप जब भी वर्क डन फाइंड करोगे तो पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ऐसा पॉइंट जहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेने वाले हो, उसके रिस्पेक्ट में आपके बाकी सारे पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगा। तो यहाँ पे स्प्रिंग वाले केस में हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं मिड पॉइंट के ऊपर या मीन पोजीशन के ऊपर। अब जब आगे पढ़ोगे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सीखोगे, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सीखोगे, उन सब केस में हम जीरो पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर लेते हैं। तो ये सब हम आगे जाके सीखेंगे, बट मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट मेंशन करूँगा कि जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज एसेंशियल टू डिफाइन, राइट, बिकॉज उसी के रिस्पेक्ट में फिर हम बाकी सारे पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। चलिए बच्चों फटाफट ये न्यूमेरिकल गिनिए, उसके बाद ये सेम न्यूमेरिकल आएगा जहाँ पे फ्रिक्शन भी आपके साथ में होने वाला है, बट पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए सब लोग। नाउ दैट इज अ सेम टाइप ऑफ अ क्वेश्चन जहां पे आपको फ्रिक्शन दिया हुआ है। अब क्या करना है, लेट्स सी। चले तो अब अगर रोड में फ्रिक्शन है, अब यहाँ पे फ्रिक्शन नो नहीं है, फ्रिक्शन है एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन एज 0.5। अब आप क्या करोगे, तो अब क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स आ गया है और फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होता है, तो आप यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को यूज नहीं कर सकते हो। एक बात समझ लो बच्चों, एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जिसमें हम एनर्जी के सारे फॉर्म को कंसिडर करते हैं, दूसरा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जिसमें खाली हम काइनेटिक और पोटेंशियल की ही बात करते हैं, और ये तभी कंजर्व होता है व्हेन द फोर्स इज कंजर्वेटिव। कीप दिस थिंग इन माइंड, छोटी छोटी बातें बहुत काम में आने वाली है आगे जाके। चलिए बच्चों, सो नाउ द फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, तो कोई डरने का काम नहीं है। आई विल मेंशन द फर्स्ट स्टेटमेंट एज फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, law of conservation of mechanical energy is not applied, law of conservation of mechanical energy cannot apply। तो क्या अप्लाई करेंगे, कोई बात नहीं, लेट्स अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। इस चैप्टर में दो ही हमारे पास तीर है। पहला तीर है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, नहीं हो रहा है तो फिर यूज कर लो वर्क एनर्जी थ्योरम। सो व्हाट विल वी डू, वी विल यूज वर्क एनर्जी थ्योरम। चलिए, तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे दो फोर्स वर्क करने वाले हैं, पहला वर्क करेगा वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, दैट शुड बी इक्वल टू के एफ माइनस के आई, दैट्स अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। यहाँ पे दोनों वर्क करेंगे। सी अब यहाँ पे आपका जो गाड़ी है वो इस तरफ मूव कर रहा है, जैसे ही गाड़ी इसको टच करेगा स्प्रिंग को, स्प्रिंग फोर्स क्या करता है, मोशन को अपोज करेगा, स्प्रिंग उसको वापस धक्का मारेगा, तो स्प्रिंग फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन एंड दैट इज के एक्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है भाई, के इंटू एक्स, मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी मेंशन कर लिया है। दूसरा होगा बच्चों आपका फ्रिक्शन फोर्स, वो भी मोशन को अपोज करेगा, गाड़ी इस तरफ जा रहा है, फ्रिक्शन अपोज करेगा, राइट। और फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स एफ होता है आपका म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स, राइट, क्योंकि गाड़ी हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही है तो नॉर्मल फोर्स कितना होगा, एम जी जितना। दिस इज नॉर्मल फोर्स विच विल बी, दिस इज एम जी विच विल बी इक्वल टू द नॉर्मल फोर्स, राइट। तो ये आपका फ्रिक्शन फोर्स जो है वो म्यू एम जी ही होने वाला है। ओके चलिए बच्चों, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं इसको। नाउ व्हाट वी विल राइट हियर, वर्क डन होता है आपका स्प्रिंग का वर्क डन, याद करो स्प्रिंग का वर्क डन था आपका एरिया अंडर द ग्राफ, याद आया कुछ, ये आप ऑलरेडी डिराइव कर चुके हो। स्प्रिंग का वर्क डन होता है बच्चों माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स होता है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट। स्प्रिंग का जो वर्क डन होता है वो ऑलवेज नेगेटिव आता है, प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शन फोर्स है म्यू एम जी, डिस्प्लेसमेंट होना है दैट इज द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा गाड़ी का, जितना स्प्रिंग कंप्रेस होगा, राइट। तो कंप्रेशन इज इक्वल टू एक्स, दैट इज अल्टीमेटली व्हाट, फोर्स इनटू डिस्टेंस। मैं लिख दूं यहाँ पे दिस इज व्हाट, फोर्स इनटू डिस्टेंस, राइट। अब फ्रिक्शन भी जो है वो अपोज करेगा बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, एज बोथ आर अपोजिट देयर इज ऑल्सो नेगेटिव साइन हियर।
फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, क्योंकि कार कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ आया है, फिर स्प्रिंग के साथ टकराएगा, थोड़ा स्प्रिंग देखेगा, उसके बाद कार रुक जाएगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, हाफ mv स्क्वायर, राइट। समझ गए आप इतना। यहाँ पे दोनों के दोनों फोर्स के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, फोर्स इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट्स वाई देयर इज नेगेटिव वर्क डन फॉर बोथ द केसेस। ध्यान रखना एक एक चीज़ों को, राइट। चलिए सब में से माइनस कॉमन एंड कैंसिल हो जाएगा, राइट। बाकी आपका बचता है बच्चों यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एम जी एक्स इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको x निकालना है, यू कैन सी दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ x। कोई बात नहीं, यू शुड हैव द जनरल मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम वही यहाँ पे यूज़ करेंगे। चलिए हाफ इंटू स्प्रिंग कॉन्स्टेंट था 6.25 इंटू 10⁻3। आगे के क्वेश्चन में से ही लेना है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5, व्हीकल है 1000 kg का, ग्रेविटी ले लेंगे हम यहाँ पे 9.8 लेते हैं। चलिए इंटू x तो हमें फाइंड करना है, हाफ इंटू मास वॉज 1000, वेलोसिटी इज 5 स्क्वायर। चलिए पहले मैं सारे टर्म लिख देता हूँ कितने कितने आते हैं वो, ओके देखते जाते हैं 1 by 1। पहला टर्म है आपका 6.25 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3.125 इंटू 1000 दैट इज 3125 एक्स स्क्वायर। चलिए लेट्स गो टू द सेकंड टर्म। ओके एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए आपका हर जगह से 10⁻3 कॉमन एंड कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा आपका 3.125 एक्स स्क्वायर, ये 0.5 इंटू 9.8 दैट इज 4.9x, 25/2 12.5, राइट। चलिए इस 12.5 को यहाँ पे लीजिए। आई होप कि आपको अब इतना आता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है बच्चों आपका -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। पता है 10th में किया था आप लोगों ने, ओके। तो दैट इज -b, दिस इज योर, लिखे ABC क्या है वो, चलो दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। तो सॉल्यूशन होता है आपका -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4a c बाई 2a, राइट। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप आराम से बैठना, इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आएगा 1.35 मीटर। तो अभी आपका स्प्रिंग का कंप्रेशन कम हो जाएगा 1.35 मीटर। ये स्प्रिंग का कंप्रेशन फ्रिक्शन नहीं था तो 2 मीटर था, फ्रिक्शन आते ही स्प्रिंग का कंप्रेशन कम हो गया। रीज़न बहुत सिंपल है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से कार की बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाएगी। बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन कार की बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाएगी, एंड दैट इज़ वाई स्प्रिंग को जो एनर्जी मिलना है वो थोड़ा सा कम मिलेगा, एंड दैट्स वाई स्प्रिंग इज कॉम्प्रेस बाई लेसर अमाउंट दैट इज ओनली 1.35 मीटर, राइट। तो ध्यान रखिए बच्चों, जब फ्रिक्शन नहीं था तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज़ किया। एज सून एज फ्रिक्शन आ गया पिक्चर में तो अब हमने यूज़ किया है वर्क एनर्जी थियरम, बिकॉज फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, आप कंजर्वेशन लॉ यूज़ नहीं कर सकते हो। चलिए इतना आप कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे आपका डिस्कशन कंप्लीट होता है अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे अबाउट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और फिर चलेंगे हम पावर के ऊपर। चलिए कॉपी करिए इसको क्विकली। चलिए तो एज वी हैव सीन हियर कि जब कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव दोनों फोर्सेस साथ में होंगे, राइट, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि व्हेन कंजर्वेटिव फोर्स Fc एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स Fnc एक्ट टुगेदर, जब दोनों एक साथ में लगते हैं तो आपको यूज करना पड़ता है बच्चों वर्क एनर्जी थियरम, राइट। तो व्हाट वी कैन राइट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ दिस इज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज डेल्टा के। चलिए आपको एक सिंपल लॉजिक पता होगा बच्चों, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होता है माइनस डेल्टा यू जितना, राइट। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करता है दैट इज नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी चेंज, इसको ले लो सामने। तो W ऑफ द नॉन कंजर्वेटिव इसको सामने ले लेंगे बच्चों, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, काइनेटिक का चेंज प्लस पोटेंशियल का चेंज, दैट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी का चेंज, राइट। तो वी कैन राइट व्हेनेवर देयर इज सम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग,
then the total change in mechanical energy is not zero. मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, बट इनफैक्ट यहाँ पे क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज आएगा, और वो चेंज कितना होगा, जितना नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा उतना. आई कैन राइट इट हियर, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट. सो वी कैन राइट हियर दैट चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी is equal to work done by non-conservative force, right. work done by the non-conservative force. चलिए कॉपी कर लीजिए इसको.